मिठू महाराज अपनी राजकुमारी को लेकर आज जंगल की सैर करवाने निकले थे। वाह बाबा, हमारा जंगल कितना सुंदर है और नदी का पानी भी कितना साफ सुथरा है। हाँ मेरी राजकुमारी, हमारा जंगल सारे जंगलों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मिठू महाराज और राजकुमारी एक जगह पर आकर बैठते हैं। तभी अचानक राजकुमारी पर किसी पक्षी की बीट आकर गिरती है। अच्छी बाबा, बाबा देखो, मेरे ऊपर बीट गिर गई। जंगल की राजकुमारी हूँ मैं और किसी पक्षी ने मुझ पर ये बीट कर दी। अपनी राजकुमारी को इस हाथ देकर कुछ दिन पहले ही मीनू चिड़िया उस जंगल में नई नई आई थी। उसने जंगल में अपना कपास का बड़ा खेत खरीद लिया था। वाह, ये जंगल कितना बड़ा और कितना सुंदर है। बस जंगल में मेरा कपास का काम चल जाए तो मैं जंगल में आराम से रह सकती हूँ। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। उस जंगल के मिठू महाराज को कुछ दुश्मनों ने कैद किया हुआ था, जिस कारण अब जंगल के पक्षी काफी गरीब थे। सभी पक्षी घोंसले में ही रहते थे। अच्छे समय पर आई हूँ। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा है। बस जल्दी से खेत से जाकर कपास तोड़ लेती हूँ और कपास की रुई से कंबल बना बना कर पक्षियों को बेचूंगी। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती और हुनरमंद चिड़िया थी। वे अपने खेत से काफी सारा कपास तोड़ कर ले आती है और मेहनत से नरम नरम रुइयों से कंबल बना रही थी। कंबल तो बहुत अच्छे और गर्म बन रहे हैं। लगता है कल मेरे बहुत सारे कंबल बिकेंगे। दूसरा दिन आज मेरा प्यारा गधा मेरे सारे काम अच्छे से कर देता है। मीनू चिड़िया अपने गधे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मानो चिड़े, मैं कोमल चिड़िया के घर जा रही हूँ। और हाँ, मैंने गधे को भोजन नहीं दिया। तुम याद से गधे को भोजन दे देना। वे भूखा नहीं रहना चाहिए। अच्छा ठीक है मम्मा, आप चिंता न करो, मैं भोजन दे दूंगा उसे। मीनू चिड़िया फिर कोमल चिड़िया के घर चली जाती है। अरे बाप रे, कितना ज्यादा थक गया आज मैं खेल खेल के। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर उठ के गधे को घास दे दूंगा। मानो चिड़ा ये सोच के आराम से सो जाता है। आज तो वे काफी ज्यादा थक गया था और समय का पता ही नहीं चलता। वे तो काफी लंबा सो गया था। वहीं बेचारा गधा बहुत ज्यादा ही भूखा था। वे गधा भूख से यहाँ वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वे रस्सी तोड़ देता है और वे गधा आजाद हो जाता है। बस फिर क्या था, भूख के कारण वे गधा घास ढूंढने निकल जाता है। वहीं उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या बुलबुल, जो तुमसे काम नहीं हो रहा? जल्दी जल्दी काम करो, वरना तुम्हारी पगार से आधे पैसे काट लूंगा। कालू कौवा बड़ा पत्थर दिल था, किसी पर भी रहम नहीं करता था। कालू जी ये लो भोजन, इतना गुस्सा ना किया करो, वरना और भी ज्यादा काले हो जाओगे। तुम्हें क्या पता, इन गरीब पक्षियों को ऐसे ही बेइज्जत करते रहना चाहिए ताकि ये हमारे सर पर न चढ़ जाएं। तभी बस मीनू चिड़िया का वे गधा कालू कौवे के खेत में आ जाता है और कालू कौवे की फसल को खाने लगता है। अरे कालू जी, वो गधा किसका है जो हमारी फसल खा रहा है? गधे को देखकर तो कालू कौवे का दिमाग खराब हो जाता है और वे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये गधा मुफ्त में मेरी फसल खाएगा, इसको तो मैं अभी बताता हूँ। कालू कौवा जाता है और एक बड़े डंडे से उस गधे को मारने लगता है, पर वे भूखा होने की वजह से वहां से नहीं जाता और वे फसल को खाए जा रहा था। अरे ये गधा तो जिद कर रहा है। अच्छा, ये गधा जिद्दी है तो मैं इससे ज्यादा जिद्दी हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा फिर अपने घर से एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस कुल्हाड़ी से बेचारे गधे की एक टांग काट देता है। गधा तो बेचारा दर्द के मारे चीख रहा था।
वहीं मीनू चिड़िया भी अपने गधे के साथ होता हुआ ये जुल्म देख लेती है। कालू कौवे, मैं तो बस तुमसे यहाँ किसी काम से मिलने आई थी, पर अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गई। तुमने ये क्या किया? मेरे गधे की टांग ही काट दी। कितने ज्यादा जालिम हो तुम। अरे इस बेचारे ने तुम्हारी जरा सी फसल ही तो खाई थी। ओए मीनू चिड़िया, मेरी फसल कोई सस्ती नहीं जो कोई भी आकर खा ले। चलो ले जाओ अपने इस लंगड़े गधे को यहाँ से। जालिम कहीं के, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। मैं मिट्ठू महाराज के पास जाऊंगी और अपने गधे का बदला लेकर रहूंगी तुमसे। मिट्ठू महाराज का नाम सुनकर कालू कौवा थोड़ा डर जाता है। अरे अरे जाओ यहाँ से, मैं नहीं डरता किसी से भी। चलो रानी, चलते हैं यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके गधे की दूसरी वाली टांग भी काट दूं। मिट्ठू महाराज का नाम सुनकर कालू कौवा डर गया था। वे रानी कौवी को लेकर फौरन अपने घर चला जाता है। मेरे प्यारे गधे, तुम परेशान ना हो। मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। देखना, वे तुम्हें ठीक कर देंगे। मीनू चिड़िया जल्दी से उल्लू वैद्य जी को वहाँ पर बुलाती है और थोड़ी ही देर में उल्लू वैद्य जी गधे के पाँव पर अच्छे से पट्टी कर देते हैं। मीनू चिड़िया, इस गधे को आराम आराम से ले जाओ, और हाँ, इससे बिल्कुल भी काम न करवाना। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया उस गधे को लेकर वापस आ जाती है। मम्मा, मुझे माफ कर दो। काश कि मैंने गधे को घास दे दी होती तो ये गधा कालू अंकल के खेत में ना जाता। नहीं मानो चिड़े, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या हो गया अगर गधे ने थोड़ी सी घास खा ली तो? मैं छोड़ूंगी नहीं कालू कौवे को। अपने गधे का बदला उससे लेकर रहूंगी। दूसरी तरफ रानी कौवी और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ही परेशान बैठे थे। कालू जी, ये आपने क्या कर दिया? एक मासूम से जानवर पर इतना जुल्म किया, उसकी टांग ही काट दी। देखना, मिट्ठू महाराज आपको नहीं छोड़ेंगे। वो आपसे बदला जरूर लेंगे। मैं तो कहती हूँ हम यहाँ से अभी के अभी भाग निकलते हैं। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। हमें अभी के अभी यहाँ से भाग ही जाना चाहिए। बस फिर कालू कौवा और रानी कौवी कुछ दिनों के लिए अपने जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया ने मिट्ठू महाराज को सब कुछ बता दिया था। मैंने पता करवाया है मीनू चिड़िया। वे डरपोक कालू कौवा तो जंगल ही छोड़कर भाग गया, परंतु वो मुझसे नहीं बच सकता। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। सैनिकों, जाओ जल्दी। वे कालू कौवा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अड़ोस पड़ोस के सभी जंगलों में ये खबर फैला दो कि कालू कौवा जिस भी जंगल में आए, वे जंगल के पक्षी कालू कौवे को हमारे हवाले कर दें। बस फिर मिट्ठू महाराज के सैनिक अड़ोस पड़ोस के जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। महारानी जी, मैंने कल ही कालू कौवे और उसकी पत्नी रानी कौवी को हमारे जंगल में देखा है। सैनिक, तुम जाओ जल्दी। कालू कौवे और रानी कौवी को जल्दी से पकड़कर मिट्ठू महाराज के हवाले कर दो। वे दोनों बहुत बड़े अपराधी हैं। महारानी के हुक्म पर जग्गू सैनिक फौरन से चला जाता है। थोड़ी देर में जग्गू सैनिक कालू कौवे और रानी कौवी को पकड़ के मिट्ठू महाराज के पास लेकर आ जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना कालू कौवे, तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। माफ कर दे मिट्ठू महाराज, मुझे बस गुस्सा आ गया था। माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। गलती होती तो मैं तुम्हें कब का माफ कर देता, पर ये तुमने अपराध किया है। मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। फिर मिट्ठू महाराज के हुक्म पर उल्लू सैनिक ग्लाइडर मशीन लेकर आता है और उस ग्लाइडर मशीन से कालू कौवे की भी टांग काट देता है। हाँ, मेरी टांग, मेरी टांग, मेरी टांग कट गई। हाँ, अब तुम्हें समझ आई होगी कि उस बेचारे गधे को भी कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा। जाओ सैनिक, कालू कौवे के पांव पर पट्टी कर दो और इसे छोड़ दो। इस तरह कालू कौवे को अपने जुर्म की सजा मिल जाती है और वे हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो जाता है। उफ, आज तो बहुत ज्यादा थक गया मैं। उड़ते उड़ते मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। तो बाबा, सब पक्षी अपनी अपनी मोटर बाइक पर आराम से दूसरे जंगल जाते हैं। अब आप उड़ के जाओगे तो थक तो जाओगे ही ना। बाबा, आप भी ले लो ना एक मोटर बाइक, ताकि आराम से आप भी दूसरे जंगल जा सको। हाँ, बाइक तो मैं भी लेना चाहता हूँ, पर अगर मैंने अपनी पगार से बाइक खरीद ली तो महीने का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
मैं थकन बर्दाश्त कर लूंगा, पर अपने परिवार को कभी भूखा सोने नहीं दूंगा। ये सब देखकर मीनू चिड़िया सोचती है। हाय रे, सोनू चिड़े कितनी मेहनत करते हैं सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम खुश रह सकें। मैं कितनी ज्यादा भाग्यशाली हूँ जो मुझे सोनू चिड़े जैसा पति मिला। अच्छा सोनू चिड़े, अब आप बातें ना करें, आराम से सो जाएं। बहुत थक गए होंगे ना आप। फिर मीनू चिड़िया का पूरा परिवार आराम से सो जाता है। सुबह होते ही सोनू चिड़ा अपने काम पर दूसरे जंगल चला जाता है। अरे मम्मा, ये इतने सारे पैसे हमारे पास कहाँ से आ गए? अभी तो पापा की पगार मिलने में भी काफी समय है। बेटा मानो, ये पगार के पैसे नहीं, बल्कि ये पैसे तो मैंने सोनू चिड़े के लिए मोटर बाइक खरीदने के लिए जमा किए हैं। मैं आज ही जाकर एक बढ़िया सी मोटर बाइक खरीद कर लाऊंगी और सोनू चिड़े को सरप्राइज दूंगी। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ मम्मा, और बाबा फिर आराम से दूसरे जंगल जा सकेंगे। शाम तक मीनू चिड़िया उन पैसों से एक बढ़िया सी बाइक खरीद कर ले आती है। थोड़ी देर में सोनू चिड़ा भी अपने घर पर आ जाता है। अरे अरे, क्या बात है मीनू चिड़िया, मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? सोनू चिड़े, पहले आप अपनी आंखें बंद करें, मुझे आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज देना है। सरप्राइज? और मेरे लिए? अरे वाह, अच्छा मैं अभी बंद करता हूँ अपनी आंखें। मीनू चिड़िया सोनू चिड़े की आंखें बंद करवा के उसे घर से बाहर उस चमचमाती हुई बाइक के पास लेकर आती है। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे मीनू चिड़िया, अब बोलो भी, खोलूं के नहीं खोलूं आंखें? हाँ सोनू चिड़े, अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। बस सोनू चिड़ा अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है तो वो अपने सामने उस चमचमाती हुई बाइक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे मीनू चिड़िया, ये बिल्कुल नई बाइक हमारे घर के बाहर कौन खड़ा करके चला गया? ओहो, मेरे भोले पति। अरे सोनू चिड़े, यही तो है आपका सरप्राइज। हाँ हाँ बाबा, मम्मा काफी महीनों पहले से आपकी इस बाइक के लिए पैसे जमा कर रही थी। अरे बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, आज तुमने मेरा बाइक लेने का सपना पूरा कर दिया। अब मैं कल से इसी मोटर बाइक को चलाकर आराम से दूसरे जंगल जाऊंगा। मोटर बाइक को देखकर सोनू चिड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अगली सुबह सोनू चिड़ा अपनी मोटर बाइक पर बैठकर दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाता है। आज तो मैं मजे से पतंग उड़ाऊंगा। आज मौसम कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है। राजू, तुम फिर से पतंग लेकर आ गए। मैंने कहा था ना, ये खेल बिल्कुल अच्छा नहीं। मम्मा, मुझे पतंग उड़ाने दो ना, परेशान ना करो मुझे। राजू कौवा अपने घर की छत पर आकर आसमान में मज़े से पतंग उड़ा रहा था। हवा तेज चल रही थी कि तभी राजू कौवे के हाथ से पतंग की डोर छूटती है और वे तेज पतंग की डोर हवा में उड़ती उड़ती सोनू चिड़े के गले पर आकर लग जाती है। बेचारा सोनू चिड़ा बाइक चलाते चलाते जमीन पर गिर जाता है और पतंग की जोरदार डोर लगने की वजह से उसका तो पूरा गला ही कट जाता है। वे बेचारा सोनू चिड़ा अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसी समय मर जाता है। अरे अरे, कौन उड़ा रहा था ये पतंग? जरूर ये राजू कौवे की पतंग होगी। अरे बाप रे, अब तो पक्षी मेरे बेटे को पकड़ लेंगे। कालू कौवा फौरन भागा भागा अपने घर पर चला जाता है और घर में आकर वे अपने घर में रखी हुई सारी पतंग और डोर जला देता है। अरे बाबा, बाबा ये क्या किया आपने? मेरी पतंग क्यों जला दी? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ राजू कौवे। तुम्हारी इस पतंग की डोर से बेचारे सोनू चिड़े का गला कट गया। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, बेचारा बहुत बुरी तरह से मर गया है। अरे बाप रे, राजू राजू ये क्या कर दिया तुमने? बाबा बाबा, अब तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मुझे बचा लो ना बाबा। नहीं राजू मेरे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस तुम ये बात किसी को ना बताना। मैंने सारी पतंग और डोर भी जला दी है। अब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया को भी सोनू चिड़े के मरने की खबर मिल जाती है। सोनू चिड़े ये क्या हो गया आपके साथ? आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? कौन है वो दुष्पक्षी जिसने पतंग उड़ाकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया?
मीनू चिड़िया, एक काम करते हैं, सब पक्षियों के घरों की तलाशी लेते हैं, जरूर कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। बाबा, आप तो नई बाइक के आने से कितने ज्यादा खुश थे, और आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे बाइक पर बिठाकर लंबा घुमाओगे, तो आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? अगले दिन से मीनू चिड़िया सोनू चिड़े की जगह खुद काम पर जाती थी और बेचारा मानो चिड़ा घर में अकेला रहता था। उस मीनू चिड़िया के हालात अब पहले से बहुत ज़्यादा बुरे हो गए थे, जैसे मानो उसे तो उसकी सारी खुशियां ही छिन गई हों। पर उस जंगल में रहने वाला वे कालू कौवा बहुत ज़्यादा रहमदिल था। उसे तो मीनू चिड़िया के ये हालात देखे नहीं जा रहे थे। मैंने अपने कातिल बेटे को बचाकर बेचारे निर्दोष सोनू चिड़े के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपने कातिल बेटे को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा बेटा अपराधी है, अगर उसे सजा ना दी गई तो मीनू चिड़िया और उसके मासूम बेटे से मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा? कालू कौवा फिर फौरन से अपने घर चला जाता है और थोड़ी देर में वे राजू कौवे को पकड़कर मीनू चिड़िया के पास लाता है। जंगल के सब पक्षी भी ये देखकर वहां पर जमा हो जाते हैं। कालू जी, मेरे राजू को छोड़ दो, गलती हो गई इससे। कालू कौवे, क्यों पकड़ा है इसे? आखिर क्या किया है इस राजू कौवे ने? कालू कौवा बेचारा रोता रोता अपने बेटे का सच सब पक्षियों को बताता है। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, पर मैं अपने बेटे को बचाकर तुम्हारे और सोनू चिड़े के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने जुर्म किया है तो इसे जुर्म की सजा जरूर मिलेगी, ताकि आइंदा कोई भी पक्षी ऐसा पतंगबाजी जैसा खेल ना खेले। मीनू आंटी, मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से अंकल की जान चली गई। मीनू चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, कालू कौवे, तुमने और राजू कौवे ने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे भी राजू कौवे को सजा देकर सोनू चिड़े तो वापस नहीं आएंगे ना। जो दुख मुझे मिला है, मैं नहीं चाहती कि रानी कौवी को भी वही दुख मिले। मैंने माफ किया राजू कौवे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मीनू आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी पतंग उड़ाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पतंगबाजी एक ऐसा खेल है जिससे बेचारे कई लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे पतंगबाजी जैसे खेल से अपने और अपने बच्चों को दूर रखें। क्या खबर है मीनू चिड़िया दूसरे जंगल की? वहाँ सब ठीक तो है ना? तोते, मैं क्या बताऊँ, दूसरे जंगल में तो बाजू चील ने आतंक फैलाया हुआ है। रोजाना बाजू चील नन्हे पक्षियों का शिकार कर लेती है। बेचारे वहाँ के पक्षी तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। पता है, वो तो हमें मदद के लिए बुला रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, मैं उनकी मदद कैसे करूँ? हम भला कैसे मदद कर सकते हैं उनकी? मीनू चिड़िया, अगर हम दूसरे जंगल गए तो वे जालिम बाजू चील हमें भी अपना शिकार बना लेगी और हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे फिर। तुम ठीक कहते हो तोते, हम दूसरे जंगल जाकर उन पक्षियों की मदद नहीं कर सकते। पर मीनू चिड़िया, मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर बाजू चील को जल्द से जल्द ना मारा तो वे दूसरे जंगल के सब पक्षियों को खाकर हमारे जंगल में आ जाएगी और फिर हमारे जंगल के भी सारे पक्षियों को मारकर खा जाएगी। अरे शुभ शुभ बोलो बुलबुल बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बाबा, मुझे अनार खाना है, मेरा बहुत मन है कि मैं अभी अनार खाऊं। बेटा, कहाँ से लाऊं मैं तुम्हारे लिए अनार? तुम्हें तो पता है ना कि इस जंगल में एक भी अनार का पेड़ नहीं। मुझे नहीं पता बाबा, मुझे अनार खाना है तो खाना है, मुझे अनार ला कर दो। राजू, मैं तुम्हें एक लगाऊंगी, अगर तुमने दोबारा से जिद की तो जो है चुपचाप से खा लो। हाँ मम्मा, मुझे मारो, पर मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, मुझे तो अनार खाना है, मतलब अनार ही खाना है। राजू, चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना सच में एक लगा दूंगी मैं। रानी, चुप हो जाओ यार, बच्चा है, क्यों डांट रही हो इसे? मैं इसके लिए अभी अनार लेकर आ जाता हूँ। पर कालू जी, पूरे जंगल में कहीं पर भी अनार का पेड़ नहीं है, सिर्फ पहाड़ों की तरफ एक अनार का पेड़ है, पर वहाँ पर तो चीलों का राज है और वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। इसीलिए कालू जी, मैं आपको वहाँ जाने नहीं दूंगी, चुपचाप से बैठे रहें। रानी, तुम मेरी चिंता क्यों करती हो? मैं अपने बेटे के लिए चीलों से भी खतरा मोल ले सकता हूँ।
नहीं कालू जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी पहाड़ों की तरफ। मेरी बात मान लेना और नहीं जाए वहाँ पर। रानी कौवी, क्या हो गया है? इतनी चिंता क्यों कर रही हो मेरी? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अनार लेकर सुरक्षित वापस आ जाऊंगा। बस मैं यूं गया और यूं आया। इतना कहकर कालू कौवा अनार लेने पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। कुछ ही समय में कालू कौवा अनार का पेड़ ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है। अरे वाह, मिल गया मिल गया, मुझे अनार का पेड़ मिल गया। तो जल्दी से कुछ अनार तोड़कर जल्दी से घर चला जाता हूँ। कालू कौवा जल्दी जल्दी उस पेड़ से अनार तोड़ने लगता है। तभी वहां पर बाजू चील आ जाती है। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाजू चील को देखकर तो कालू कौवे के तो होश ही उड़ जाते हैं और वे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। चील, चील तुम यहाँ पर कहाँ से आ गई? चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। अरे बाप रे, इतना डर गया मुझे देखकर। अरे ये तो बता दे, कहाँ जा रहा था तू? लगता है कौवे, तुझे मरने का बड़ा ही शौक है, जो यहाँ मेरे इलाके में आ गया। तुझे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कालू कौवा उस चील को देखकर बड़ा ही डर जाता है और वे यही सोचता है कि आज उसका आखिरी दिन है। दोस्तों, अगर आप सब इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. आजकल जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। दिन में तो सूरज निकलने की वजह से थोड़ी गर्मी हो जाती थी, परंतु रात के समय ठंड तो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। चलो कालू कौवे, आ जाओ, हम सब दाना जमा करने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। कालू कौवा तो पड़ा आराम से सो रहा था। क्या मीनू चिड़िया, सारी की सारी नींद खराब कर दी। मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब चले जाओ। यार कालू कौवे, तुम समझते क्यों नहीं? दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, इसीलिए भोजन ढूंढना आसान है, पर रात में जब सर्दी बढ़ जाएगी तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रानी कौवी, तुम्हें समझाओ कालू कौवे को कि ये हमारे साथ चले भोजन ढूंढने। कालू जी उठ जाओ ना, अगर भोजन न ढूंढा तो हम रात को क्या खाएंगे? कालू कौवा तो बहुत ही आलसी था, वे तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहा ना मैंने, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नींद न खराब करो, मुझे सोने दो। बस फिर सारे पक्षी कालू कौवे को छोड़कर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वापस अपने अपने घरों में आ जाते हैं। कालू जी उठ जाओ ना, सुबह से भूखी बैठी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, अब क्या रात को भी भूखी रहूंगी? क्या है रानी, अपने पति को सोने भी नहीं दे रही? हाँ तो आप भी कैसे पति हो जो सुबह से अपनी मासूम सी पत्नी को भूखा मार रहे हो? वैसे तो भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, भोजन का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। पर अब तो रात होने वाली है, सूरज के जाते ही ठंड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप कैसे ढूंढोगे भोजन? मम्मा, आपको पता है आज मैं स्कूल में बेहोश होते होते बचा, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। भला हो मानो चिड़े का, जिसने मुझे अपने टिफिन से भोजन खिलाया, फिर जाकर कहीं मेरी हालत ठीक हुई। हाय रे कालू जी, देख ले, सुबह जब राजू स्कूल जा रहा था तो खाने के लिए कुछ नहीं था, और अब जब वापस आया है तो अभी भी कुछ नहीं है। आपकी वजह से मुझे और मेरे मासूम से बच्चे को रोजाना भूखा रहना पड़ता है। राजू कौवे के बेहोश होने की बात सुनकर कालू कौवे के दिमाग में बढ़िया सा उपाय आ जाता है। अरे वाह मेरे बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी वजह से मुझे इतना बढ़िया उपाय सूझ गया। बस फिर कालू कौवा फोन उठाता है और किसी को कॉल मिलाता है। हाँ भाई, जल्दी से मुझे पार्सल भेज दो, और हाँ, जो कहा है वही लेकर आना। ये बोलकर कालू कौवा फोन रख देता है। क्या मंगवाया है आपने कालू जी? कहीं पिज्जा और बर्गर तो नहीं मंगा लिया? पिज्जा बर्गर? बाबा बाबा, मुझे खाना है पिज्जा और बर्गर। अरे रुक जाओ, सब्र करो, सब पता चल जाएगा कि मैंने क्या मंगवाया है। कुछ देर में जग्गू कुरियर वाला कालू कौवे का पार्सल देकर चला जाता है, पर उस पार्सल के अंदर से तो कोई पिज्जा और बर्गर नहीं
बल्कि एक छोटी सी बोतल निकलती है। ये क्या कालू जी, ये बोतल किस चीज की है? मुझे लगा आपने कोई भोजन मंगवाया होगा। रानी, तुम देखती जाओ, इस बोतल की वजह से हमें ढेर सारा भोजन मिलेगा। कालू कौवा फिर अपना सारा प्लान रानी कौवी को अच्छे से बताता है। रात हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे, पर कालू कौवा और रानी कौवी अपने घर से बाहर थे और उन्होंने लकड़ियों में आग लगाई हुई थी। अब ये बेहोशी की दवा मैं लकड़ियों में डाल दूंगा, और जब ये लकड़ियां जलेंगी तो इनका धुआं पूरे जंगल में फैल जाएगा और सारे के सारे पक्षी सोते सोते ही बेहोश हो जाएंगे और मैं अपना काम आसानी से कर सकूंगा। पर कालू जी, धुएं की वजह से तो हम भी बेहोश हो जाएंगे, तो आप अपना काम कैसे करोगे? अरे रानी, हम मुंह पर कपड़ा बांध लेंगे ना, अब क्या सारा मैं ही बताऊं? दोनों पति पत्नी फिर अपने अपने मुंह पर एक एक कपड़ा बांध लेते हैं। आग लगने की वजह से धुआं पूरे जंगल में फैल रहा था और पक्षियों के घरों में जा रहा था, और उसी धुएं से सारे के सारे पक्षी सोते सोते ही बेहोश हो जाते हैं। रानी, सारे पक्षी बेहोश हो गए होंगे, चलो सबके घरों में घुसकर उनका भोजन चुरा लेते हैं। अब तो बिना किसी डर खौफ के वे दोनों कौवे पक्षियों के घरों में घुसकर उनका भोजन चुरा कर ले जा रहे थे, और सारा भोजन वे अपने घरों में लाकर मजे से भोजन खाते हैं। हाय रे, ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा कमजोरी क्यों हो रही है? दिल चाह रहा है थोड़ी देर और सो जाऊं। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी बहुत कमजोरी हो रही है। देखो ना, हमारा मानो चिड़ा तो अभी तक सो रहा है। मीनू चिड़िया उठकर रसोई में जाती है, पर वे रसोई को देखकर तो काफी दंग रह जाती है, क्योंकि जो भोजन उसने सुबह के लिए रखा हुआ था वे भोजन तो चोरी हो चुका था। हाय रे, ये रात भर में क्या हो गया? सोनू चिड़े, रसोई में तो जरा सा भी भोजन नहीं। पता नहीं सारा का सारा भोजन कहाँ चला गया। क्या रसोई में भोजन नहीं है? अरे भोजन कहाँ जा सकता है रसोई से? क्या पता कहाँ चला गया, पर रसोई में तो जरा सा भी भोजन नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाकी पक्षियों का भी भोजन उनके घरों से गायब हो गया था। वे सब भी बहुत ज्यादा परेशान थे। कितनी मुश्किलों से मैंने भोजन जमा किया था, किसने चुरा लिया मेरा भोजन? अब मैं क्या खाऊंगी? कितनी ज्यादा भूख लग रही है मुझे। बुलबुल बहन, रो नहीं, भोजन ही तो चोरी हुआ है, हम दोबारा से ढूंढ लेंगे। पर मुझे तो बहुत हैरत है कि एक रात के अंदर हम सबके घरों से भोजन चोरी हो गया और हमें से किसी को पता भी नहीं चला। बेचारे पक्षियों को पता ही नहीं चलता कि कालू कौवे ने कितनी चालाकी से सब पक्षियों का भोजन एक साथ चुरा लिया। आज के दिन भी सब पक्षी अपना अपना भोजन जमा करने के लिए चले जाते हैं। चलो रानी, तैयार हो जाओ, आज रात को भी ढेर सारा भोजन चुराना है। रात का समय हो जाता है। आज भी दोनों कौवे मुंह पर कपड़ा बांधे लकड़ियों में आग लगाते हैं, जिस कारण धुआं पूरे जंगल में फैल जाता है, और उस धुएं की वजह से सब पक्षी आज भी सोते सोते ही बेहोश हो जाते हैं। वाह रे, मीनू चिड़िया ने पुलाव बनाए हैं, खाने का मजा आ जाएगा। दोनों कौवे आज भी पक्षियों के घरों में जाकर उनका भोजन आराम से खाते हैं। एक हफ्ता इसी तरह गुजर जाता है, पर पक्षी तो सारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये चोरियां कौन कर रहा है। आज की रात फिर से कालू कौवा और रानी कौवी लकड़ियों में तो आग लगा देते हैं, पर वे बेहोशी की दवा तो डालना ही भूल गए थे, क्योंकि कालू कौवा समझ रहा था कि बेहोशी की दवा रानी कौवी ने डाल दी है, और रानी कौवी समझ रही थी कि कालू कौवे ने डाल दी है, पर दोनों में से किसी ने भी बेहोशी की दवा तो आग में डाली ही नहीं थी। आज जैसे ही कालू कौवा और रानी कौवी भोजन की चोरी करने मीनू चिड़िया के घर में आते हैं, तो आहट से उन दोनों की आंख खुल जाती है। चोर चोर चोर, पक्षियों पक्षियों जल्दी आओ यहाँ पर, ये वही चोर हैं जो हमारा रोजाना भोजन चुराते हैं। अरे जल्दी आओ पक्षियों, जल्दी आओ, ये चोर आज रंगे हाथों पकड़े गए। आज कोई भी पक्षी बेहोश नहीं था, इसीलिए भागे भागे सारे पक्षी वहां पर आ जाते हैं, और फिर क्या, वे कालू कौवे और रानी कौवी की ठीक ठाक धुलाई करते हैं, और सारे हफ्ते का गुस्सा वे आज ही निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।